हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर कर रहे हैं 69th बीपीएससी का जो पेपर हुआ 30 सितंबर को, तो उसका सेट बी हम कवर कर रहे हैं। ये है सेट बी हम कवर करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्वेश्चन हम एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 69th बीपीएससी 30 सितंबर का जो क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन में है जे एंड्रयू, पी लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर। इनमें से कोई नहीं। आंसर ए होगा जे एंड्रयू, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे। तो ये विचार थे लाला लाजपत राय के। किन के थे। तो ये विचार थे लाला लाजपत राय के। यहाँ पे देखिए ये विचार लाला लाजपत राय के थे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो ये आंसर हो जाएगा ए कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। उसके बाद हम चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह, यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर देखिए ये भी सही है, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी। दूसरा भी सही है, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा भी सही है, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 का आंसर सी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में, यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर 5 का बटक मियाँ ने उनकी जान बचाई थी। नेक्स्ट चलते हम 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन है पीर अली खान, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा। 6 का बी आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 6 का क्या हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। डी आंसर हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती डी में है तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ये देखिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो देखिए इसमें कौन सा सही, सबसे देखिए होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा सूरत विभाजन 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद 2 के बाद हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर सी होगा। 4 होगा, ये 9 में हुआ था मिंटो मार्ले सुधार। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है।
इल्बर्ट बिल, स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए लॉर्ड लिटन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड लिटन भारतीयों के लिए काफ़ी सारा, भारतीयों को समस्या बढ़ाने के लिए ही सारा काम किया था एकदम। हालांकि सारे अंग्रेज समस्या बढ़ाने के लिए काम करे थे, लेकिन कुछ थोड़ा सहूलियत वाले काम भी करते थे। लेकिन लिटन जो है, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आए, शस्त्र अधिनियम लाए थे, भारतीयों बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकते हैं, और स्ट्रेची कमीशन ये भी लिटन के समय आया था, क्योंकि इतना परेशान किया था कि अकाल पे अकाल पड़ रहा था, तो स्ट्रेची कमीशन इसी के समय आया था। तो इल्बर्ट बिल जो है लिटन से नहीं संबंधित है, और ये इल्बर्ट बिल जो भी था ये भारतीयों के लिए अच्छा था। इसमें यह डिसीजन लिया गया था कि भारतीय जज जो है अंग्रेज़ों लोगों का भी डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के विरोध करने के कारण इसको वापस ले लिया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 8-9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 9 का आंसर होगा बी, इलाहाबाद संधि पे। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी, नहीं डी हो जाएगा, बारदोली हड़ताल। क्या हो जाएगा आंसर 11 का हो जाएगा डी, बारदोली हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि सन 1912 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार, यहाँ पे देखिए सन 1912 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह जाने जाते थे, इसका आंसर 12 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया, तो ए है चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, बी है महात्मा गांधी ने चंपारण राज्यपाल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्षेत्र में कर्फ्यू लागू, ये भी गलत है, और चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, ये डी सही है, यानी 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन मैच करने के लिए है, क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज की जो स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा के किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और आत्मीय सभा के किए थे राजा राम मोहन राय। तो इस देखिए 14 का आंसर कौन हो जाएगा, ए का दूसरा, ए का देखिए दूसरा और बी का पहला, तो 14 का आंसर हो जाना चाहिए बी। आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा आंसर 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी, अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर, ये कर्नाटक की थी। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन मैथ आ गया है, तो देखिए हम मैथ में जो है सो टिक लगा देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। तो देखिए मैथ में 16 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, आप लोग मिला लीजिए। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा डी, ये होगा 20 नंबर।
उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर? ए। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर? सी। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? यहाँ पे 1 मिनट। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो डबल हेलिक्स संरचना की खोज की गई है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ये हो जाएगा डी आंसर इसका। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 28 के बाद हम 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? ऑप्शन ए है सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उनके स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। बी कह रहा है किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। सी कह रहा है शरीर के रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर। वायरस के किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। तो 29 नंबर आंसर जो हो जाएगा ये डी होगा इसका आंसर, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। तो इसका 29 का डी होगा आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? संवहन, निम्न स्खलन, सबडक्शन, भूकंप, समुद्र तल फैलाव। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, समुद्र तल फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपटल के टुकड़े। यहाँ पे देखिए भूपटल के टुकड़े मेंटल की में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर 31 का हो जाएगा डी, इसको कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखिए ये रहा 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है निमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा वो बी होगा, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 32 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ए हो जाएगा ट्रांसफार्मर के द्वारा, बी हो जाएगा चौक कुंडली के द्वारा, सी हो जाएगा डायनेमो के द्वारा, डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एसी करंट को जो हम उत्पन्न करते हैं वो हो जाएगा ए, ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी करंट को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है धारा घनत्व होता है। क्वेश्चन है धारा घनत्व होता है, ए है बीमा विहीन, एक अदिश राशि,
एक सदिश राशि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, धारा घनत्व जो एक सदिश राशि होता है। 34 के बाद हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के पास। तो देखिए ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन है रासायनिक संरचना, औषधीय प्रभाव, आणविक लक्षण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरह से सी, आणविक लक्ष्य। तो 35 का हो जाएगा आंसर सी। क्या हो जाएगा 35 का? सी, आणविक लक्ष्य के आधार पर इसको वर्गीकरण करने में उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है। ए है विषमांगी उत्प्रेरक, बी है उत्प्रेरक वर्धक, सी है समांगी उत्प्रेरक, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 36 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 36 का डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। यहाँ पे देखिए आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है हृदय में, यकृत में, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 37 का भी आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से ही तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का एक तरह से आंसर होगा सी। कौन सा तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो इसका आंसर है सी। वैसे ऑफिशियल आंसर की में ए भी होना चाहिए, बट जो है एज कंप्यूटिंग नेटवर्क स्लाइसिंग ऑफिशियल आंसर की आने पे ये श्योर हो पाएगा, क्योंकि 38 का मेरे ख्याल से ए होना चाहिए आंसर इसका। ए नहीं, 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, तीनों चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करने के लिए है, ये मैच कीजिए। कह रहा है कि कैसिनो हुजोन्स किससे संबंधित है? शनि से, जूनो संबंधित है जुपिटर बृहस्पति से, और आर्टेमिस संबंधित है चंद्रमा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास जो संबंधित है वो शुक्र से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 39 का देखिए कैसिनो हुजोन्स ए का दूसरा, ये भी है बी का पहला, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मैच करने के लिए है। तो देखिए मैच कीजिए, लिनेन किससे प्राप्त होता है। तो लिनेन जो प्राप्त होता है ये सन का पौधा लिनेन प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं बी, जटाकोयर किससे प्राप्त होता है, सबको ये पता है नारियल से प्राप्त होता है। मोहायर, ये जटाकोयर हो गया। मोहायर किससे प्राप्त होता है, तो मोहायर प्राप्त होता है अंगोरा गॉट से, अंगोरा बकरी से। और डाउन जो प्राप्त होता है ये होता है बत्तख और गीज के पंख से। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरह से 40 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को सिस्टिस्कोसिस SCC कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए, दोनों सही हो, दोनों इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के पास। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर भाषाएं हैं, कोबरा, पाइथन, एस्किरल, जावा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई, यहाँ पे देखिए हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जीपीटी का पूर्ण रूप है जनरेटिव प्री ट्रांसफार्मर। क्या है? ए हो जाएगा आंसर 43 का जनरेटिव प्री ट्रांसफार्मर इसका
पूर्ण रूप है। 43 के बाद हम चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो देखिए ये मसालेदार जो है जीव का स्वाद नहीं है। और 4 और 7, मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए। 4 और 7, 44 का आंसर हो जाएगा डी। अब है 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन मैच करने के लिए है। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़े सही सुमेलित हैं? एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार गलत है ये। इंसोम्निया खाने की विकार ये भी गलत है। डिस्पनिया ये सांस की तकलीफ है, सही है। एस्नोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है, ये भी सही है। यानी 3 और 4 सही है। तो 45 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग, तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट। तो इसका आंसर हो जाएगा जो देखिए इसका जो 46 का आंसर देखिए तारों का एक समूह दिया है पल्सर। और ये जो है मेरे ख्याल से घूमते न्यूट्रॉन तारे। बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि इसका क्या होगा कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तारों का एक समूह है या फिर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं ये। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? यहाँ पे देखिए करा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवलर। क्या है? केवलर है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाले फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 के बाद 49 क्वेश्चन कह रहा है HMX का पूर्ण रूप क्या है? HMX का पूर्ण रूप है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। 40 का आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। HMX का फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट चलते हैं 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्टिमस, सोफिया, एटलस, पेपर। तो इसका नाम है ऑप्टिमस। क्या नाम है? ए हो जाएगा। 50 का आंसर ए, ऑप्टिमस। 50 हो गया। अब देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक प्रसिद्ध थीम पार्क, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उद्घाटन किया। तो यही आंसर इसका बी हो जाएगा। मैनहट्टन परियोजना जो है 51 का आंसर बी हो जाएगा। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। 51 के बाद है 52 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ये जो है ये हो जाएगा सी होना चाहिए इसका आंसर। वक्रता केंद्र पर, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी तभी वस्तु का आकार बराबर होगा। तो आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 53 का बी हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है 53 के बाद 54। यहाँ पे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिलियन या विलायक के प्रति, यहाँ पे देखिए बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है विलयन की सांद्रता, विलय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा 54 का डी, विलय की सांद्रता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विलय की सांद्रता 54 का। आगे है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है?
तो इसका ऑप्शन है SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, जीवित छिन्न SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिरहित टुकड़ा प्रवेश करा के। तो 55 का जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा एक तरह से सी, घोड़ा। घोड़ा जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 57 का आंसर हो जाएगा 57 का आंसर होगा ए, इंडिया गेट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आंसर हो जाएगा ए, इसका 58 का आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बना सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, 51 2 3 59 नंबर क्वेश्चन है 1975 में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कौन, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा सबसे महंगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा पाउंड स्टेरलिंग जो है सबसे महंगी मुद्रा है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो 61 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 61 का आंसर हो जाएगा सी, 2024 तक। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो 2024 तक। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन है शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमी सॉल, उसके बाद ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ है। तो ये है स्थान है गोवा के तट पर। कौन सा स्थान है, गोवा का तट ये स्थान है। नेक्स्ट है बी हो जाएगा आंसर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। G20 के सदस्य जो है प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3। तो पहला और तीसरा सही है। पूछ रहा है सही कौन सा है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सी सही है 63 का। 63 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 64 देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। रूस के वैगनर भारे का सैनिक समूह का मुखिया कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 64 का आंसर सी होगा, एवगेनी प्रिगोजिन। क्या होगा, एवगेनी प्रिगोजिन। नेक्स्ट देखिए 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरह से डी होना चाहिए। 66 का आंसर इसमें दिया है बी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी। 66 के बाद जो क्वेश्चन है वो है 67। तो यहाँ पे देखिए गुजरात में आयोजित डी एक्सपो 2022 का विषय क्या था। तो डी एक्सपो 2022 का विषय था गौरव का मार्ग। क्या था विषय, गौरव का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है थांडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। थांडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है 68 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार में।
नेक्स्ट है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है पहला, व्हाइट हाउस का पता 1800 में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, तो ये गलत है। 69 का आंसर देखिए, कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, यह जो व्हाइट हाउस है ये सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले व्यक्ति बने, तो ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है यह लोकतंत्र का प्रतीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा A 2 3 4। क्या हो जाएगा 69 का आंसर? A 2 3 4। 69 के बाद हम चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट हम चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 70 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके द्वारा संदर्भ में देखा जाता है? घरों की रसोई पाइप एवं प्राकृतिक गैस, ये नहीं होगा। मोटर कारों से CNG किट लगाना, ये नहीं होगा। शहरी घरों में पानी मीटर की स्थापना, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा D एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, तो 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन है मैच करने के लिए, तो इसको हम मैच करते हैं। कह रहा है कि जो मेजेंटा किससे किससे मिलकर बना है? तो 71 का जो आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, B हो जाएगा आंसर। तो मेजेंटा जो है बना है लाल और नीला से बनके, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और टील जो बना है वो बना है नीला, हरा और सफ़ेद से। मोव जो बना है नीला, लाल और सफ़ेद से। और उसके बाद सियान जो बना है हरा और नीला से। तो इसका 71 का आंसर हो जाएगा B। 71 का आंसर क्या होगा? B हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पताबसों की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो इसका नाम था टाइटन। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए है, ये क्या है? मैच करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेरेट किससे, पहला है जूते, फैशन, सहायक सामग्री और विवरण। तो बेरेट किससे रिलेटेड है? यहाँ पे देखिए बेरेट जो रिलेटेड है, 1 मिनट, 73 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो बेरेट जो रिलेटेड है वो एक प्रकार की टोपी है। बेरेट क्या है ये? 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा बेरेट एक प्रकार की टोपी है। उसके बाद स्टिलेटोज क्या है? स्टिलेटोज एक प्रकार का केस विन्यास है। उसके बाद एविएटर्स क्या है? एविएटर्स जो है वो है एक प्रकार का धूप चश्मा। एविएटर्स एक प्रकार का धूप चश्मा। चिमनोन क्या है? चिमनोन जो है यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, गलत तो नहीं कर दिए? 73 का सी फिर से देखते हैं। देखिए बेरेट जो है वो है एक प्रकार की टोपी। स्टिलेटोज जो है वो है महिलाओं के जूते का एक प्रकार। उसके बाद एविएटर्स जो है वो है एक प्रकार का धूप चश्मा। उसके बाद चिमनोन जो है एक प्रकार का केस विन्यास। उसके बाद ब्रॉग जो है पुरुषों के जूते का एक प्रकार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा C। क्या होगा आंसर? 73 का C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? एम्स्टर्डम, रोम, सराजेवो, एथेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेंस। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एथेंस। नेक्स्ट है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़े सही सुमेलित हैं? खेल के संबंध में कौन सा जोड़े सही सुमेलित हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा A। 2 और 4 कौन सही सुमेलित है?
2 और 4 यानी वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी महिला। और इसके बाद है रोलैंड गैरोस यूएसए ओपन। रोलैंड गैरोस जो है ये 1 मिनट 75 का आंसर ए हो जाएगा, यानी 2 और 4। ये भी गलत है और ये भी एक दी, 2 और 4 क्या है सही है। यानी वीनस रोज वाटर डिश किससे रिलेटेड है, विंबलडन ट्रॉफी से ये महिला हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डाफने अखुअर्स्ट मेमोरियल कप जीते हैं। तो दूसरा और चौथा सही है, तो आंसर इसका 75 का हो जाएगा ए। अब चलते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितने भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI का कार्य पूरा किया था। आंसर हो जाएगा 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति LSCBC का शुभारंभ किया है। तो ये हो जाएगा बी आंसर इसका तमिलनाडु। 77 का हो जाएगा बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है, द कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का आंसर हो जाएगा बी नातांगी राष्ट्रीय उद्यान। किस में छोड़े गए थे, नातांगी राष्ट्रीय उद्यान। 79 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ एक मिनट यहाँ पे देखिए, कह रहा है हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा 79 का 20 USA ने। किसने किया है, तो USA ने किया है। नेक्स्ट है कि 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता। तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की विषय में एकीकृत करने पर जोर देती है। तो ये आंसर हो जाएगा ग्रेड 6, बी हो जाएगा इसका आंसर। 81 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रेड 6 से क्या हो जाएगा, ग्रेड 6 से जोड़ देती है। नेक्स्ट है 81 82 का क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ, यहाँ पे देखिए, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं। 82 का आंसर हो जाएगा 82 का आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है सहज भाषा अधिनियम। यहाँ पे देखिए, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिससे सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो 83 का आंसर हो जाएगा डी होगा आंसर। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुनिया में पहले पादप परागण को, जिन्हें टिलियाडेम्बिड्स कहा जाता है, के टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी, रूस में पाए गए हैं टिलियाडेम्बी जो है वो जीवाश्म। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई से संबंधित है। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई से संबंधित है। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, महासागर से संबंधित है। किससे संबंधित है, महासागर से। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, 86 का आंसर क्या हो जाएगा बी, राजगिरी।
86 का आंसर हो जाएगा राजगिरी। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन सही कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है 87 का आंसर हो जाएगा। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी तीनों सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सही है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ये सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा समानता को सुधारने, ये गलत है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी गलत है। तो देखिए 88 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ए बी हो जाएगा आंसर। 89 का रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई कामंदक के द्वारा। 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फतवाहत आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? फतवाहत आलमगीरी जो है वो लिखी गई है ईश्वरदास नागर के द्वारा, बी में है। नेक्स्ट हम देखेंगे चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका, एक मिनट, देखिए कह रहा है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका, यहाँ पे देखिए श्रीलंका के शासक मेर बर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा? तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजे थे, सी आंसर हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी का, यहाँ पे देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ये आंसर बी हो जाएगा 1912 में। 92 का आंसर हो जाएगा बी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का वर्णन निम्नलिखित में किससे है? भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का वर्णन निम्नलिखित में किससे है? तो देखिए इसका जो वर्णन है वो ये बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो बिहार में सुजनी जो है वो एक प्रकार की कढ़ाई है, तो ये हो जाएगा डी। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर 94 का। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बौद्ध धर्म का बजरियान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए बजरियान संप्रदाय, ये सही है। 95 का ये सही है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाई, ये भी सही है। पूछ रहा है गलत कौन है? तो गलत 1 और 2 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए भारत में बाबर के आगमन के कारण पहला उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे देखिए आगमन के कारण, बाबर के आगमन के कारण। तो यहाँ पे देखिए ये पहला गलत है, तो पहला गलत है। और नेक्स्ट है इसमें सही पूछ रहा है ना, तो दूसरा भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। 96 का, एक मिनट, 96 का ए। और ये तीसरा सही है, प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा भी सही है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सूरत को। किसको कहा जाता था मक्का का द्वार?
सूरत को 97 के बाद हो जाएगा 98 क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी विजयनगर प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन, मराठा प्रशासन में। तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी 98 का, ये था मराठा प्रशासन में। बहुत इजी पूछा था। नेक्स्ट है 98, 99, 100 नंबर क्वेश्चन। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग क्या है? स्थित है। तो ये हो जाएगा अजंता में। कहाँ है? तो ये हो जाएगा अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। गलत। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे चंद्रगुप्त के जगह पे अगर हो जाता ये हर्षवर्धन, तब ये सही हो जाता। नेक्स्ट है 101 मतलब 101 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या मैच करने के लिए है। तो इसमें कह रहा है चरक किससे रिलेटेड है। तो देखिए चरक जो हैं वो हैं चिकित्सा से रिलेटेड, और ब्रह्मगुप्त जो हैं वो गणित से रिलेटेड हैं, और ब्राह्मण जो हैं वो ज्योतिष हैं, और विशाखादत्त हैं नाटककार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा आंसर। एक तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेट बी। क्वेश्चन नंबर 101 हम कब देख लिए 101। तो इसका देखिए, क्योंकि देखिए चरक जो किससे रिलेटेड है, तो चरक चिकित्सा से रिलेटेड है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त किससे रिलेटेड है? गणित से रिलेटेड है। और फिर देखिए सी जो है ब्राह्मण ज्योतिष हैं, और विशाखादत्त हैं नाटककार हैं। तो ये हो गया ये 101 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसने फारसी में त्योहार नौरोज की शुरुआत की। ये देखिए निम्नलिखित में से किसने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। तो ये हो जाएगा बलबन। किसने शुरुआत की? बलबन। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत। डी, पूर्व भारत में लोकप्रिय बनाया। 103 का आंसर हो जाएगा डी। एक 103 नंबर आंसर हो जाएगा डी। लेकिन देखिए ये जो है ना बी भी हो सकता है, उत्तर भारत। तो क्योंकि देखिए नाथपंथी वगैरह तो उत्तर भारत में भी थे, सिद्ध भी थे। तो जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बुद्ध के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की। 104 नंबर क्वेश्चन। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो ये दोनों सही है इस मामले में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 103 हो गया। 104 नंबर हम क्वेश्चन भी देख लिए। 104 का 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ। तो मैथिली भाषा की जो शुरुआत हुई है ये हुआ है, डी हो जाएगा इसका आंसर, कर्नाट राजवंश के समय हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे 101 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 105 देख लिए। 106 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि जो ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 179 है। कितना हो जाएगा? 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो 30 मीटर, 300, 150 तीनों गलत है। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम चलेंगे 108 नंबर क्वेश्चन। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस पठार
किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो देखिए ए है मालवा, बी है बुंदेलखंड, सी है बघेलखंड, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर देखिए बघेलखंड होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 109 का ए होगा आंसर अल्मोड़ा। कौन सा नहीं लगा है? अल्मोड़ा नहीं लगा है। नेक्स्ट देखिए 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये आंसर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में अल नीनो धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा कह रहा है कि यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तीसरा कह रहा है इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। 4 है ये, सॉरी 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए, 4 कह रहा है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। देखिए इसमें गलत पूछ रहा है, तो इसका गलत जो है ना पहला और दूसरा गलत है, बाकी तीसरा और चौथा सही है। इसकी सीमा जो है 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। ये दोनों सही है इसका। और 111 तो ये देखिए 111 का पूछ रहा है कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है ना, तो गलत हो जाएगा एक देखिए गलत है। हम फिर से इसको कर रहे हैं, 1 मिनट देखिए हम फिर से इसको करते हैं। कह रहा सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये गलत है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये सही है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है, इसमें शायद केनिया से नहीं लगती है, तो ये गलत है। उसके बाद कह रहे विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो ये भी सही है। तो 2 और 4 सही है और 1 और 3 गलत है, तो गलत पूछ रहा है तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन हीट वेव के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, देखिए ये गलत है क्योंकि ये यहाँ पे 40 डिग्री होता तो ये सही हो जाता। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुँच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, ये भी गलत है क्योंकि अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहता तो ये सही हो जाता है। यानी दोनों गलत है, आंसर ए होगा, ना तो 1 ना ही 2। 112 नंबर। अब चलते हैं हम 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन मैच करने के लिए है, तो देखिए इसमें कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली से है। 113 नंबर क्वेश्चन इटली से है। उसके बाद कह रहा है कि जेम्स कार्टियर जो है वो फ्रांस से है। और सर फ्रांसिस ड्रेक जो है वो एक तरह से यूनाइटेड किंगडम से होना चाहिए, तो सर फ्रांसिस ड्रेक जो है वो यूनाइटेड किंगडम से हैं और फर्डिनेंड मैगलन जो है वो पुर्तगाल से हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 का बी हो गया। 114 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 114 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यूएई के रियासती राज्य हैं, जो यूएई बना है 7 रियासती राज्यों से मिलकर बना है, तो उसमें देखिए ये कौन 7 है? 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, 7 है ऑप्शन में, तो 114 नंबर का जो आंसर होगा ये बी हो जाएगा। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फजुराह, रस उल खैमाह, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, नगरी के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? देखिए वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में है, दुधवा यूपी में है, गजनेर राजस्थान में है और भीमबांध जो है बिहार में है,
तो 1 और 4 बिहार में हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, 116 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 117 नंबर क्वेश्चन करा है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सही है, इसमें कोई क्रिस्टल या नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये भी सही है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? पुनपुन, बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी। इसका आंसर डी हो जाएगा, गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी। नेक्स्ट हम चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना जो पाया जाता है वो जमुई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जमुई में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया है। 120 का आंसर हो जाएगा 120 का आंसर हो जाएगा गंडक। देखिए इसमें दिया है कोसी नदी, तो जब ऑफिशियल आंसर आएगा तो मिला लेंगे हम। वैसे मेरे ख्याल से कोसी नदी का निर्माण जो है गंडक नदी पे किया गया है। आगे है त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है जहाँ तक कि ये हो जाएगा गंडक नदी किया गया है, इसे इसमें कोसी दिया हुआ है, तो ये जो ऑफिशियल आंसर होगा उसमें मिलाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है घाना तट पर सोने से के समृद्ध प्लेसर, घाना तट के पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। तो ये जो है ये सही है। नेक्स्ट करा किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो 121 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर करा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो बी हो जाएगा आंसर इसका 121 का। अब चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनका विवरण से मिलान कीजिए। ये भी मैच करने के लिए है 122 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 122 नंबर क्वेश्चन को हम मैच करते हैं। देखिए तो ये जो है धारबार चट्टान प्रणाली जो है ये सबसे पुराना है, तो तीसरा हो जाएगा धारबार का, तीसरा हो जाएगा, एक मिनट, धारबार ये सबसे पुराना होगा तो इसका तीसरा हो गया ये। उसके बाद विंध्यन चट्टानी प्रणाली है, ये जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट, क्वार्टरजाइट, सेल, इस चट्टान की प्रणाली है। उसके बाद सी जो है क्वार्टरी चट्टान प्रणाली जो है ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। ये हो जाए सी का पहला। डी जो है तृतीयक चट्टान प्रणाली, डी का हो जाएगा दूसरा। तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा बी, मिला लीजिएगा आप लोग, बी होगा आंसर इसका। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो 123 के आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। कहता है 90 डिग्री देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 6 PM। क्या हो जाएगा 6 PM। देखिए जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे ये ग्रीनविच है और यहाँ पे देखिए इंडिया है और ये क्या यहीं पे इंडिया है, तो यहाँ पे भूटान होगा यहाँ पे। तो सूर्य तो इधर से इधर आती है, जब यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ शाम हो जाएंगे ना, तो 6 PM हो जाएंगे ये।
नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 125 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन सही है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, गलत है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस, ये भी गलत है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के, ये भी गलत है। तो 125 का आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा 125 का? सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? ये मैच करने के लिए देखिए ये 1925 में हुई थी। नेक्स्ट नहीं एक मिनट सॉरी देखिए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी 1964 में, तो इसका यही हो जाएगा। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में, तो ये सही हो गया। ये बी का तीसरा हो गया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो हुई थी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में, तो ये हो गया सी का चौथा हो गया। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना AITC की स्थापना हुई थी 1998 में, तो ये हो गया। तो इसका 126 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का पहला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में। तो ये हम देख लें, इसका आंसर बी हो जाएगा 126 का। 127 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पूछ रहा है कि किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 120 क्लॉज 1। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो एकदम सही है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, देखिए दूसरा ऑप्शन है संसद विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली आरंभ किया। एकदम गलत है, संसद नहीं चाहती है कॉलेजियम प्रणाली हो। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, ये भी सही है तीसरा भी। चौथा है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज के मामले में, गलत है ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये गलत है। तो इसका पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1 और 3, ए हो जाएगा इसका, यानी कि 128 का जो आंसर हो जाएगा। सही पूछ रहा है ना, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है? एक मिनट, पूछ रहा है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो आंसर ए होगा ना, इसका आंसर ए होगा। वैसे इसमें दिया है डी, 128 का डी, हम आएगा तो मिला लेंगे। इसका आंसर ए लगा लीजिए आप लोग, ए सही होगा इसका, 100% ए सही होगा। और वैसे इसमें डी दिया है किस बेसिस पे, तो मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो हम उसमें भी डिस्कशन करेंगे, उसको भी हम बताएंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल ये ए लगाइए। वैसे डी दिया है इसमें, किस बेसिस पे डी दिया है पता नहीं। 3 और 4, तो 3 जो है पता नहीं, ये नहीं होगा, इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सही है। इसने संविधान में 8 मूल कर्तव्य, गलत है ये, देखिए ये गलत है। दूसरा कह रहा है इसने निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 तो शुरू से ही है, ये भी गलत है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए ये भी सही है,
तो ये भी सही है, 2-3 गलत है ना, हाँ 2-3 गलत है। तो देखिए इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें पूछ रहा है कौन गलत है, यही पूछ रहा है ना, 129 में पूछ रहा है कौन गलत है, गलत पूछ रहा है तो गलत 2 और 3 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 1 और 4 तो सही है, 1 और 4 सही है, 4 सही है, 2 और 3 गलत है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 129 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट जो है 130 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है किसी समुदाय को, यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं, आदिम लक्षणों के संकेत, उसके बाद आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो ये सभी सही है इसका, तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन का भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश ने से लिया गया है, मतलब पूछ रहा है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, ये डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये बी हो जाएगा, ये जो राष्ट्रपति के पास है। 133 का आंसर हो जाएगा बी, किसके पास है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, भाषाई अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति। इसका आंसर डी होगा। 134 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। तो 135 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तीसरा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, और डी है ये। तो देखिए इसका आंसर तो सबको पता होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी हो जाएगा आंसर 135 का। नेक्स्ट हम चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, यहाँ पे देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ऐसे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है या करते हैं। पहला है निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, तो देखिए कह रहा है निजी क्षेत्र की कम भागी, ये सही है। दूसरा है महामारी के पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, ये भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट है टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी, ये गलत है, किसी भी वित्तीय वर्ष यहाँ पे हो गया है तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो देखिए ये भी सही हो जाएगा, तो 4 सही है, ठीक है, 1-4 नहीं है आंसर, तो इसका निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। तो 136 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाना चाहिए आंसर, क्या हो जाएगा, सी, ये दोनों सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन करा बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है कितनी है, तो 137 137 जो नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, 5,98,000, 5 लाख। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार और। कह रहा है कि जो केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। व्यय कृषि पर होता है, गलत है। व्यय ब्याज, देखिए गैर योजना बगत जो व्यय होता है ना, ब्याज भुगतान पर जो केंद्र सरकार का व्यय होता है उसे कहते हैं
उसे कहते हैं गैर योजनागत व्यय, क्योंकि ब्याज भुगतान में तो कोई योजना करता है, सरकार करती नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 138 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 139 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ देखिए वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है पूछ रहा है ना, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, तो ये गलत है। ये क्या है, ये देखिए ये गलत है, क्योंकि सत्य नहीं है पूछ रहा है। इसने वस्तु और सेवाओं के व्यापार को विस्तार किया, सही है। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ाया, ये भी सही है। तो ये जो है आंसर ए हो जाएगा। 139 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार के नवीनतम, यहाँ पे देखिए संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। 140 नंबर क्वेश्चन उसके बाद है कि वित्तीय वर्ष 22 में यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। नेक्स्ट है पिछले 2 वर्ष में राजस्व संग्रह कम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हम फिर से इसको क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। सॉरी 140 नंबर का आंसर जो हो जाएगा कह रहा है कौन सही है, तो इसमें से कोई सही नहीं है, ये भी गलत है। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद, ये भी गलत है। पिछले 2 वर्ष में राजस्व संग्रह कम हो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 140 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। और 140 के बाद हम 141 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार एफईआर में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, ये सही है। सोना, ये भी सही है। विशेष आहरण अधिकार, ये भी सही है। तो 148 का क्वेश्चन और आरक्षित, ये गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 141 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्पत्ति के नियम के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो 142 का आंसर डी हो जाएगा, ये सारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम 143 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 143 नंबर क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। इसमें सही पूछ रहा है ना, ये गलत है। 1 लाख पर किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए कह रहा है दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, मतलब 189.6 थी, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 था। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर कितना कह रहा है, 30 कह रहा है। तो ये देखिए ये भी एक तरह से 143 का डी, ये भी सही होना चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा और ये गलत है। तो देखिए जो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि डी होगा आंसर 143 का डी। नेक्स्ट हम चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने में। तो ये देखिए ये नहीं होगा, 1 गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ज्ञान को वृद्धि करने में हो सकता है, ये 2। तीसरा है कौशल स्तरों में वृद्धि करने में, ये तो होगा ही। चौथा है देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं को वृद्धि करने में, तो ये 3 और 4 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। 144 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखेंगे 145
145 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या कह रहा है। तो 145 नंबर क्वेश्चन कहता है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों को भुगतान करने में असमर्थ होता है। तो 145 का जो आंसर है देखिए ये गलत हो गया। शोधन अक्षमता से तात्पर्य जो नहीं है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी में कह रहा है दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल 4। 145 का आंसर डी होगा। अब चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में अपनाया गया था, बी हो जाएगा आंसर। 146 के बाद चलिए हम देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 147 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PLI, तो पहला ऑप्शन है यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है, ये सही है एक। नेक्स्ट जो है दूसरा ऑप्शन है कि इसमें गलत पूछ रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें गलत पूछ रहा है। एक सही था, 147 है ना, 147 नंबर क्वेश्चन। अब हम 147 का दूसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो दूसरा कह रहा है कि इस योजना के आवेदक को 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। देखिए ये गलत है, इसमें 2 श्रेणी नहीं बांटा गया, तो एक ये 2 गलत हो गया, गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। गलत है, 4 से 6% करती है, तो ये भी गलत हो गया और गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट चौथा है PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। तो देखिए ये भी सही है, तो गलत पूछ रहा है। तो आंसर 2 और 3, 2 गलत है, 3 गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा 2 और 3। 147 का आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। देखिए 148 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। गलत है ये, और गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट है यह योजना CRIS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक सटीकता प्रदान करने योग्य बनाने का प्रयास कर रही है, ये सही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, तो इसका जो आंसर होगा ये भी सही है। नेक्स्ट गलत पूछ रहा है ना, 148 का गलत पूछ रहा है, तो इसका ये नहीं होता है शायद, ये गलत है। 3 जो है, 1 गलत है, 3 गलत है, 4 तो पक्का सही है, क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो ये 4 सही है, यानी कि 1 और 3 गलत है, तो इसका आंसर 1, 3 C हो जाएगा। गलत पूछ रहा है ना, इसलिए गलत है 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी वित्तीय वर्ष के आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में कौन से हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, पहला का राष्ट्रपति राज्यों को राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं। सही है, जब 360 लागू होगा तो ऐसा आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। 2 गलत है, आवश्यकता है। नेक्स्ट है 149 में नेक्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे देखिए
कह रहा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। ये भी सही है। पूछ क्या रहा है, सही उत्तर भी पूछ रहा है। तो हमने देखे थे 1 सही था, 3 सही था। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो ये भी सही है, यानी कि 4 भी 1 3 4 सही। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 149 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। उसके बाद है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। इसमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। और तीसरा सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। नेक्स्ट है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये हो जाएगा। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी होगा। और नेक्स्ट है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 2 और 3, सॉरी इसका आंसर सी होगा 2 और 3। क्या होगा? 150 का आंसर सी हो जाएगा 2 और 3। तो फ्रेंड्स आज हमने 69th बीपीएससी जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुई थी उसका हमने सेट बी का पूरा हमने 150 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। और जब इसका ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। और फिर मिलते हैं इसी तरह जो पेपर होते हैं। और इसका और सेट जो है सेट डी और सेट डी और सेट ए रह गया है, तो वो भी हम कवर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।